हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हमारा जो टॉपिक है वो यूपीएससी फॉर बिगनर्स के लिए है। जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं उनको किस हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, इत्यादि विषयों पर हम लोग आज। सबसे पहली बात, अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो एग्जाम आपका तीन तरीके से होता है। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है। अब प्री जो होता है वो जीएस के दो पेपरों को बेस होता है, यानी जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। ठीक है। दो दो सौ नंबर के ये पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर दो दो सौ नंबर का होता है। और इसमें क्या होता है, इसको सामान्य भाषा में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। तीन चीज़ें इसमें फिलहाल पूछी जा रही हैं। टॉपिक तो और भी हैं, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो जनरली तीन, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसमें पूछा जाता है। और आपको इसमें 67 से 68 नंबर लाने होते हैं 200 नंबरों में, यानी लगभग आपको 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर की अगर बात करूं तो ये जीएस का ठीक ठाक पेपर होता है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इत्यादि इत्यादि, साइंस एंड टेक, है ना, और सामान्य अध्ययन के काफ़ी सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके प्री से रिलेटेड है। और प्री अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आगे जाने का मौका मिल जाता है। ठीक है। तो ये दो पेपर हैं। उसके बाद अगर मेंस की बात करें, ठीक है, तो मेंस में क्या होता है ना, मेंस में आपके कुल मिलाकर के चार जीएस के पेपर होते हैं। जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी ये कुल मिला के जीएस के चार पेपर होते हैं, जो सारे 250-250 नंबर के होते हैं। यानी टोटल मिलाकर के 1000 नंबर के आपके ये जीएस के पेपर होते हैं। एक ऐसे पेपर होता है, ठीक है, ये 250 नंबर का होता है। आपको दे दो ऐसे लिखने होते हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो भी आप चूज करते हैं। जिस विषय पर आपकी ठीक ठाक पकड़ होती है वही ऑप्शनल के रूप में चूज किया जाता है। अब थोड़ा हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आपका थोड़ा सा मामला इधर उधर फंसता है। लेकिन जनरली क्या होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट में ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हैं तो उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। 10-15 नंबरों का अंतर आता है। ठीक है। अगर आप ठीक से प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छे खासे नंबर इसमें स्कोर ले जाते हैं। 500 नंबर के होते हैं, यानी 250-250 के दो पेपर होते हैं। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड, जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे हिस्ट्री आपने चूज किया तो उसके दो पेपर हो जाएंगे। तो कुल मिला के 1750 का आपका मेंस होता है। और दो पेपर लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। एक तो कंपलसरी होता है और 22 भाषाओं में कोई भी एक पेपर, जैसे हिंदी को किसी ने ले लिया, किसी ने उड़िया ले लिया, किसी ने गुजराती ले लिया। ये पेपर जो हैं 300-300 नंबर के होते हैं। और ये भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अगर ये आप क्वालिफाइंग नेचर नहीं करते तो आपकी इन जो भी आपके 6 एक 7 पेपर होते हैं, इनकी कॉपियाँ नहीं, उनकी मार्किंग नहीं की जाती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में आप क्या करते हैं, साक्षात्कार होता है। आपको 35 से 40 मिनट का साक्षात्कार होता है। जनरली साक्षात्कार आपके नाम से शुरू होता है और कई चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। तो सबसे पहले प्री के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है, और कैसे लोग इसको ट्रैकल करते हैं। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो उसके लिए सॉरी। तो ये देखो, प्री में क्या होता है, जनरली हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, और साइंस, जियोग्राफी। जनरली इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के 4 1 5, है ना। और हाँ, इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कुछ और ऐड हो जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर पोर्शन अब अतिरिक्त पूछा जाने लगा है। यानी कुल मिला के फर्स्ट पेपर में जो 100 नंबर आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बर्डन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का होता है। ठीक है। ज्योग्राफी से 2-3 साल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, फिलहाल क्वेश्चन पूछे जा रहा है 8 से 10 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर पोर्शन ज़्यादा फोकस किया जाता है। साइंस एंड टेक में ज़्यादातर टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खासकर अभी जो भी कोरोना वायरस आया है ना, उनसे जो वायरस, वैक्सीन, ठीक है,
जीन एडिटिंग, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एग्रीकल्चर यहाँ भी फोकस किया जाता है, इकोनॉमी में फोकस किया जाता है, इन्वायरमेंट में भी फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे डिमांड की जाती हैं। ओके, अब चीज़ें और आती हैं जैसे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कम से कम मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। और इसके लिए देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी, अगर आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो सबसे पहले अगर आपको कुछ पढ़ना है तो 3 से 5 महीने के आसपास आपको सारी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी खासकर 9 से लेकर के 12 तक आपको कवर करनी है। एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी के वीडियो बना बना के अपलोड किए हैं, तो उनसे ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक ओवरव्यू मिल जाता है। और एनसीईआरटी आपको ठीक से, क्योंकि लगभग 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस जीएस फर्स्ट पेपर में, अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के मेंस, जो फर्स्ट पेपर का मेंस होता है, ठीक है, उसमें मेंस में ज्योग्राफी से कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी अगर ठीक से है तो उसी से काम हो जाता है। इनके लिए कोई विशेष बुक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हिस्ट्री आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपके लिए ज़्यादातर यही होगा कि दृष्टि आईएएस की ये जो क्विक बुक सीरीज है वो आपकी काफ़ी मददगार हो सकती हैं। हिस्ट्री के लिए आप और कर सकते हैं, जैसे विपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा है, रामशरण शर्मा है। पॉलिटी के लिए आप कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को, बहुत बेस्ट बुक है। इकोनॉमी के लिए आप दृष्टि की आईएएस की बुक खरीद सकते हैं या अन्य किसी प्रकाशन की बुक खरीद सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए मटेरियल अच्छा खासा मिल जाता है, तो वो आप रिवाइज करें। एनवायरमेंट स्टडीज के लिए आप करंट मैगजीन में फोकस कर सकते हैं और बेसिक इसका जो फंडामेंटल है वो आप किसी भी बुक से तैयार कर सकते हैं। साइंस के लिए भी यही पोजीशन कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी आपके लिए सेफ रहेंगी। अब देखो एनसीईआरटी, लोग कहते हैं ना कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। भाई एनसीईआरटी है ना आपका बेसिक है, आप उनको समझ पढ़ेंगे ना तो आपको तो पहली बार में, पहली रीडिंग में आप अगर कक्षा 10 या 11 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे या 12 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं तो आपकी कुछ बहुत समझ में आएगा, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए उसकी लैंग्वेज टफ लगेगी, है ना। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, दोनों में विशेष डिफरेंस नहीं। कुछ करंट की चीज़ें हैं जो निकाल, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, उसमें ऐड हो जाती हैं। जनरली क्या करते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, तो इन चीज़ों की ओल्ड ही काम कर जाती है। तो आप अगर ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ना चाहते हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आपको कम से कम 3 से 5 महीने आपको देना ही देना है एनसीईआरटीज के लिए। अगर इतना टाइम नहीं देते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं ना कहीं आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ये रणनीति आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो ये बुक सारी खत्म हो जाती हैं तो आप हिस्ट्री, ठीक है, जो भी आप इन सब्जेक्ट में आपको सही लगे, तो जैसे इतिहास है, ठीक है, इतिहास में आप प्राचीन, ठीक है, मध्य और आधुनिक, इन तीनों के लिए, प्राचीन के लिए आप रामशरण शर्मा पढ़ सकते हैं या कोचिंग नोट्स पढ़ सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। मध्य भारत के लिए आपको एक सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो कर सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं, और आज़ादी के बाद का भी भारत एक आती है सतीश चंद्रा की, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना करना है आपको। एनसीईआरटी पूरी कर लेने के बाद इन बुक्स को रेफरेंस के तौर पर रखना है। अगर कोई कहता आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई बड़ी बुक पढ़ो, तो वो नहीं करना। आप इसके लिए किसी कोचिंग के नोट्स अगर उठा लेंगे तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। या दृष्टि पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी, इन दोनों के अलावा इधर उधर कहीं नहीं भागेंगे। इको के लिए मद्रास पब्लिकेशन की एक एनसीईआरटी आती है, वो कर सकते हैं। कक्षा 11, कक्षा 10 की एनसीईआरटी कर सकते हैं, 12 एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप दृष्टि पब्लिकेशन या किसी अन्य किसी कोचिंग नोट्स को आप ठीक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। रमेश लाल वगैरह बुक लेंथी हो जाती है, अगर आपको मृणाल पटेल के नोट्स प्राप्त हो जाते हैं अगर, ठीक है, मृणाल पटेल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अन अकेडमी पे मिल जाएंगे, तो अगर आपको सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वो आपका द बेस्ट है। उसके बाद आता है तुम्हारा जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए आपको कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी सफिशियंट है। ट्रस्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और उसके पैटर्न को देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें रियलाइज हो जाएंगी। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए। इन्वायरमेंट के लिए कोई कहता है शंकर आईएएस पढ़ो, कोई कुछ कहता है, तो देखो अपडेटेड मटेरियल अगर आपको
कहीं से प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, या कोई नॉर्मल बुक टीएमएच पब्लिकेशन है, ठीक है, आपको यूनिक स्पेक्ट्रम है, इनसे अगर आपको ठीक ठाक मटेरियल मिल जाता है तो आप उनसे कवर कर सकते हैं, आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है साइंस, ठीक है। साइंस के लिए अभी क्या करना है, आपको टीएमएच पब्लिकेशन और कोचिंग नोट्स और करेंट अफेयर्स, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो, चाहे विजन की हो या किसी अन्य की हो, कोई मैगजीन हो, चाहे क्रॉनिकल हो, विजन आईएएस की हो, दृष्टि आईएएस की हो, प्रतियोगिता दर्पण तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, हाँ इन 3 मैगजीनों में आपको जो भी अच्छी लगे, जो भी आपको पढ़ने में मजा आए वो सारी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सफिशियंट होगा। दूसरी बात, जो आप प्री की तैयारी, सिर्फ प्री ओरिएंटेड नहीं, मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी एक साथ होती है, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोनों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं और चीजें मिला करके क्वेश्चन प्री में पुटअप किए जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी के बाद आपको मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है, आपको प्री ओरिएंटेड यानी फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, आपको चीजों को समझना है, और चीजें समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्री और मेंस दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो आईआर के लिए देखो करंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बेसिक आईआर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, और सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस हमारा समाज, ये सारे टॉपिक है ना, ये 2-2 महीने के, 2 महीने 3 महीने में अगर ठीक से देखेंगे तो इनके लिए किसी कोचिंग के अगर नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन नोट्स ऐसे हों जो अच्छे हों, पढ़ने में मजा आए, गंदे संदे ना हो, है ना, और थोड़ा प्रिंटेड उसमें हो तो ज़्यादा मजा आएगी। और उसके बाद करंट को चीज़ों को मिला करके अगर इन चीज़ों की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इनकी किताब खरीद के पढ़ें तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किताबें हैं ना, उनमें पूरा नॉलेज होता है, और जब अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि नहीं यहाँ तक इतना ज़्यादा ब्रॉड वे में तो जाते ही नहीं, और जाते कहाँ हैं, जाते ये हैं कि करंट मुद्दा होता है, जैसे करंट में कोई न्यूज चल रही है, जब भी आप प्रिपरेशन करें, जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आप जो भी मुद्दे आपके सामने उठते हैं, हर तरह के नहीं लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल हो सकती है, चाहे वो भारत से रिलेटेड हो, वैश्विक स्तर पर कोई भी मुद्दा हो, तो उन पे अपनी नज़र बनाना शुरू करें। देखो करंट आपको एक दिन में तैयार नहीं होगा, पहली बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, पहले आप 3 से 5 महीने अपना बेसिक क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बेसिक, जिनको पता ही नहीं होगा कि ये सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, उनको लगता है कि नहीं ये 4 अनुच्छेद पढ़ के पॉलिटी हो जाती है ना, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं रहना है, ठीक है, इन्वायरमेंट और आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दिन में तैयार होने वाली नहीं है। इनके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनके बेसिक को तैयार करना होगा, जो इनका फंडामेंटल है ना, उन पे आप फोकस करें, उनको ठीक से रगड़ें, और पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लें कि पॉलिटी क्या है, और ओवरव्यू लेने एनसीईआरटी के साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको समझ सकते हैं, जो आपका आयोग सिलेबस देता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पर डे करनी है, लगभग 1 घंटे आपको इसमें टाइम देना है, आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्यों कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों देखना है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में क्या है ना कि पढ़ना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या हमें करना होता है, क्योंकि सिलेबस अथाह है, और अगर आप पूरे सिलेबस को जाएंगे तो आप 4 साल भी अगर पढ़ेंगे तो बेसिक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनका जो बेसिक है उस ओवरव्यू को लेना है, उसके बाद आपको 3 से 5 महीने जब ये कंप्लीट हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए और आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो आप मास्टर बुक्स पे आप क्या करें, मूव करें, और मास्टर बुक्स पे, और आपको ना तो आंसर राइटिंग करनी है इस पीरियड में, ना ही आपको नोट्स बनाने हैं, बस आपको नॉर्मल रीडिंग करनी है 6 से 8 घंटे के आसपास, बस इतना ही करना है, और चीज़ों को कई बार रिवाइज करना है, चीज़ें आपको समझनी है,
और ये सारी चीजें समझ में आ जाने के बाद फिर आपका आता है नीति शास्त्र। ठीक है, नीति शास्त्र में आपको क्या करना है, आपको कोई नॉर्मल सी बुक लेनी है। अगर नॉर्मल बुक मुझसे कोई पूछे तो उसके लिए कई सारी किताबें आती हैं, जैसे एक डीके बालाजी की एक बुक आई थी, काफी अच्छी बुक है, या किसी कोचिंग के नोट्स अगर आपको मिल जाएंगे, एक डीके बालाजी, ठीक है, ये बुक है और अच्छी बुक है। अगर आप ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। और आप जब भी तैयारी करने की सोचें, देखो यूपीएससी है, ठीक है, ये इसको हल्के में मत लेना। ये कोई 10+2 का एग्जाम नहीं है, ये आपने 4 किताबें पढ़ ली और आपका हो गया। ये एक रिगरस, ठीक है, यानी कठिन परिश्रम की डिमांड करता है। और आपको सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप में बदलाव आना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे सीखते हैं, किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो सिलेबस दिया गया है वो अपने आप में एक विशाल समुद्र जैसा है, तो सिलेबस को भी कवर करना अपने आप में एक चुनौती बन जाती है। कोई भी तैयारी करें, चाहे वो पहली बार किताबें पढ़ रहा हो या दूसरी बार पढ़ रहा हो या कई साल से प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर आपकी प्रिपरेशन में धार नहीं है, आप वो चीज़ें नहीं पढ़ते जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और आप उन चीज़ों में लगे हुए हैं जहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 साल 10 साल तैयारी करते रहते हैं, उनका प्री तक नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सॉरी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते ही नहीं है, वो उस पूरे सिलेबस को इधर उधर मथा करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको अपना एक एरिया तय करना है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर रट्टू तोता बनना है, किसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है। आपको सिलेबस का ओवरव्यू पता होना चाहिए, आपको सिलेबस याद होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पुटअप किए गए थे, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए। ये सारी कोई भी तैयारी करने के पहले आपको ये तय करना होता है कि आप किन चीज़ों के बारे में तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है और उस पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी तैयारी करें, उसके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी यही है कि आप एक तो 6 से 8 घंटे डिसाइड करिए कि आपको कब पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है। अपने सिलेबस को पकड़िए, ये मस्ट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, है ना, उसके बाद एनसीईआरटी, ठीक है, 5 से 6 महीने करने के बाद आपको मास्टर बुक पे आनी है। उसके बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस इसकी प्री की, और उसके बाद मेंस। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे उसी दिन से मेंस की राइटिंग नहीं होती। जब आपको चीज़ें, कंक्रीट चीज़ें, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन पूछा गया जो 2-3 सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि पैटर्न बदल गया है, चाहे जीएस का फर्स्ट पेपर मेंस का हो या सेकेंड पेपर मेंस का हो, कुछ ना कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को मिला करके या कुछ पॉलिटिकल एंगल को मिला करके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। चाहे जीएस का थर्ड पेपर हो, ठीक है, गिग वर्कर्स के बारे में जीएस फर्स्ट पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, सेकंड पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जीएस फोर्थ पेपर एकदम अलग है, क्योंकि ये आपने कभी सोचा ही नहीं होगा किस टाइप का पेपर है। और इसमें हिंदी माध्यम के फर्स्ट पेपर में और फोर्थ पेपर में अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है, और ज़्यादा नहीं, 6 से 8 घंटे आपको पर डे देना पड़ेगा। अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो आपको 6 दिन तो कम से कम ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। और इसके लिए सबसे मेन चीज़ है ना, पेशेंस, जिसको हम सामान्य भाषा में धैर्य कहते हैं, ईमानदारी। तैयारी के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं करने जा रहे हैं, आप प्रशासनिक सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये आती है कि आपके जो सेकंड पेपर, यानी जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं, उसको भी हल्के में नहीं लें। मैथ, ठीक है, अगर आपकी अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस करना शुरू करें। रीजनिंग, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी इतना आसान नहीं, यानी जो सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े लोगों का धुआं निकल जाता है, ये आप सोच के इसकी प्रिपरेशन करना। तो सबसे पहले प्री है, ठीक है, फिर मेंस है। अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो आपको मेंस बैठने का मौका नहीं मिलेगा। मेंस अच्छा नहीं करेंगे तो फिर से आपको प्री देना पड़ेगा। उसके बाद मेंस अगर क्लियर कर ले जाते हैं तो इंटरव्यू। पर ईयर ये मान के चलो 700 से लेकर के 800 वैकेंसी आती है, इस बार 1000
शायद 51 वैकेंसी हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा है। और ये मान के चलो अगर 700 वैकेंसी हैं तो ये मान के चलो 12,000 के आसपास रिक्वालीफाई करेंगे, और उसी के कारण मान लिया 700 से 800 लड़के इंटरव्यू के लिए, या मान सकते हो 2,000 के आसपास लड़के इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। आई बात समझ में? तो एकदम तय है, चाहे 5 लाख लोग फॉर्म भरें, सिलेक्ट कितने लोगों को 10 से 12,000 में प्री क्लियर करेंगे। तो ये सोच समझ के सारी चीज़ें समझ लें। और अगर जनरल के लिए बात करें तो जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी की बात करें तो 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, 6 प्लस 3 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, 33 साल इसकी हाई मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, 33 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर ग्रुप वाइज थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के साथ साथ एज फैक्टर भी आपको ओबीसी जन एससी एसटी के लिए मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस है तो इसमें अटेम्प्ट नहीं बढ़ाएगा, एज नहीं बढ़ाई गई। हाँ, कुछ चीज़ें आसान कर दी गई, मेरिट में इनको थोड़ा आसानी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।